हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वह रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो अभी हम लोग मॉडल सेट कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 21,391 पद के लिए। आज उसका हम लोग 27वां टेस्ट सीरीज जो है कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 26 टेस्ट सीरीज जो है वो पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर उसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF फ्री में डाउनलोड करके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी इसको एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 27 और उसका पहला क्वेश्चन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य जो है इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है कि बैठक का समय 4:10 होगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा। वही बात करें अगर शुद्ध वाक्य का, तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि बैठक का समय 4:10 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैठक का समय 4:10 है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा विदुषी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा इसका। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में ये सही हो जाएगा उज्ज्वल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाला जो उज्ज्वल दिया हुआ है ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि परिक्रमा शब्द में उपसर्ग कौन सा है। परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परि जो है। यहाँ पे परिक्रमा शब्द में उपसर्ग जो है वह है परि। परि उपसर्ग है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईर्ष्या करना। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की सुख चैन में समास है कौन सा। सुख चैन में कौन सा समास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे, सुख चैन में द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा। जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो और दोनों पदों का समान महत्व हो तथा जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधकों का लोप हो उसे ही द्वंद्व समास कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है कौन सा। यानी कि रेखांकित जो शब्द है यहाँ पे वन, उसमें कौन सा कारक है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। वन में जो है अधिकरण कारक है, याद रखिएगा। और बात करें अगर अधिकरण कारक की, तो अधिकरण कारक वह कारक है जो शब्द के जिस रूप में रहता है, शब्द के जिस रूप में क्रिया के आधार पर ज्ञान होता है उसे ही अधिकरण कारक कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। जल्दी चलो जो है इसमें कौन सा विशेषण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है, तो इसमें क्रिया विशेषण है, याद रखिएगा। और जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें ही क्रिया विशेषण कहते हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर में कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है कौन सा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो नभ जो है, नभ ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा। पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पहाड़, भूगर, नग, शैल, अचल, ठीक है। और नभ का जो यहाँ पे मतलब होता है वो होता है आकाश। ये जो नभ दिया हुआ यहाँ पे, नभ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म जो है वह किस वर्ष हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में जो है लखनऊ में इनका जन्म हुआ था बिरजू महाराज का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कि कह रहा है कि इसमें कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। दिया हुआ है द बॉडी इज परस्पायरिंग अ लॉट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है कि शरीर से खूब पसीना बह रहा है। शरीर से खूब पसीना बह रहा है, यही जो है इसका अनुवाद हो जाएगा, याद रखिएगा। द बॉडी इज परस्पायरिंग ए लॉट। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन।
हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है, इसका जो ट्रांसलेट इंग्लिश में हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है हाउ फार इज़ योर विलेज फ्रॉम हेयर। ये जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि समवन हैज़ स्टोलन माई सूटकेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो है दिया हुआ है इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, याद रखिएगा। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन जो है ये इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा, याद रखिएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि चूज़ द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रीप। ग्रीप का जो मतलब होता है वही जो है इस चारों में से किसी एक का मतलब हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीफ का जो है सेम वर्ड मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे सरो। और ग्रीफ का जो मतलब होता है वो होता है दुख। वहीं पे अगर सरो की बात की जाए तो सरो का मतलब भी दुख ही होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि चेंज द वर्ड एडल्ट्रेशन टू मैन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एडल्टरेट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडल्टरेट हो जाएगा। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। क्या होता है, मिलावट होता है। और एडल्टरेट का मतलब होता है मिलाना, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है मीडिटेटिव जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मीडिटेटिव में MEDE नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा MEDI हो जाएगा। MEDI क्या हो जाएगा, MEDI हो जाएगा। और TATI भी हो जाएगा, मेडिटेटिव। और मेडिटेटिव का जो मतलब होता है वो होता है ध्यानपूर्वक। क्या होता है मेडिटेटिव का मतलब, ध्यानपूर्वक होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शंस। सेंटेंस है कि ही ओवरहियर्ड ऑल दैट हिज फ्रेंड ब्लैंक दिया हुआ है। तो ब्लैंक वाले जगह पे जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैड कमेंटेड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड कमेंटेड हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड कमेंटेड हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे प्रयोग होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि द जिप्सीज ब्लैंक है द विलेज अ फ्यू डेज एगो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में लेफ्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। एगो जो है वह बीते हुए समय का सूचक है जिसके साथ जो है हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 29 कि इफ़ आई फिर ब्लैंक है ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ वेयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 वी चूज द वर्ड नॉन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस है कि वी ऑल वेयर गिवन वर्बल कंसेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हो जाएगा कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, और यहाँ पे जो नॉन है वो है कंसेंट। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 31 तप्त तार एमीटर द्वारा मापन किया जाता है किसका। तप्त तार एमीटर द्वारा मापन किया जाता है किसका, तो यह मापन किया जाता है प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों को। प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों जो है तप्त तार एमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा जो है घटेगी। यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा। तो अवतल लेंस से जो बना प्रतिबिंब जो है वो हमेशा क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि सभी सत्य है। सभी सत्य है का मतलब है कि एफ व ध्रुव के मध्य होता है। उसके बाद 2 में है कि छोटा होता है, 3 में है आभासी होता है, और 4 में है सीधा होता है, यानी कि सभी के सभी जो है सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में कि दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्यों। तो इसका जो रीज़न हो जाएगा वह रीज़न है कि उन दोनों के बीच हवा की सतह बन जाती है। क्या हो जाती है, उन दोनों के बीच हवा की सतह बन जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35
शक्ति P के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कम होगी। इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी? तो इसकी शक्ति जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 केजी का एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी 1250 जूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को कहा जाता है क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसंजक बल। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को जो है आसंजक बल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm एवं अपवर्तनांक 3 है से प्रकाश की किरण को गुजरने में लगा समय क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? समय जो लगेगा 4 × 10⁻⁻11 सेकंड लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन है वह है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे 41 नंबर, पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। पोटास फिटकरी का जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखें 42 नंबर, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन यानी कि क्रोमेटोग्राफी की खोज की? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ट्वैट के द्वारा जो है वर्ण लेखन की खोज करी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आयोडीन मान से। किससे? आयोडीन मान से जो है वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है वह कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका धात्विक हाइड्राइड। क्या हो जाएगा? धात्विक हाइड्राइड जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अपचयन द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, किसके द्वारा? तो ये करती है अपचयन के द्वारा। किसके द्वारा? अपचयन के द्वारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर, निम्नलिखित में ऊर्ध्वपात नहीं है कौन सा? सही है इसका क्लोरीन। क्लोरीन जो है ऊर्ध्वपात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीएच मान 0 वाला घोल। पीएच मान 0 वाला घोल जो है इन सभी में सबसे अम्लीय हो जाएगा। अगला देखेंगे 48 नंबर में है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, सही है इसका आंसर कि वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। प्रकाश का जो वेग है वह वायु की अपेक्षा जल में क्या होती है? अधिक होती है न्यूटन के अनुसार। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि हाथी पाँव नामक रोग का वाहक क्या है? तो सही आंसर है इसका संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर जो है हाथी पाँव रोग नामक जो रोग है, हाथी पाँव नामक रोग जो है, हाथी पाँव नामक रोग उसके वाहक है, जिसको कि फैलेरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ग्रीन ग्रंथि निम्न में किसका उत्सर्जी अंग है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रस्टेशिया। ग्रीन ग्रंथि जो है, ग्रीन ग्रंथि उसमें किसका उत्सर्जी अंग है निम्न में से? तो यह है क्रस्टेशिया का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, मोलस्का से कौन संबंधित है? मोलस्का ग्रुप से कौन संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा कटल फिश। कटल फिश जो है वह मोलस्का ग्रुप से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी? तो इसमें जो असाधारण बढ़ोतरी होती है वो होती है WBC की, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या की, याद रखिएगा। किसकी? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या की जो है ल्यूकेमिया में एक प्रकार का बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका जस्ता। इंसुलिन में जो है जस्ता धातु मौजूद होती है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 54, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55,
55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है क्या। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद जो है, लास्ट प्रोडक्ट, वो क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पायरुविक एसिड। पायरुविक अम्ल जो है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, याद रखिए। नेक्स्ट है 56 नंबर की मोहर लवण है। मोहर लवण है, सही आंसर हो जाएगा इसका एक द्विक लवण के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की CH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गरगराहट की आवाज़, फिर खाली जगह दिया हुआ है की वजह से होती है, यानी गरगराहट की जो आवाज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, तो यह होती है ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के वजह से। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 59 की पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है कौन। पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है कौन। राइट आंसर हो जाएगा इसका PT उषा। PT उषा को जो है पाइली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, और इसको उड़नपरी भी कहा जाता है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों के दोनों है। सही आंसर है इसका मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम, ये तीनों के तीनों जो है समुद्री बंदरगाह भी है और तेल परिष्करण केंद्र भी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर में कि भारत के पड़ोस में घोड़ी की नाल जैसे आकार वाली मूंगे का द्वीप समूह है किसका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप है क्या, वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है कि चितानवसल गुफा चित्रकलाएं खाली जगह में स्थित है और खाली जगह से संबंधित है, यानी कि कहाँ स्थित है और कहाँ से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म, यानी चितानवसल गुफा चित्रकलाएं जो है तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच थी। तो यह किसके बीच थी, कोलकाता और आगरा के बीच थी, याद रखिएगा। कोलकाता और आगरा के बीच जो है यह थी, और यह 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू करी थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया था। फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल जो है वो किस देश को प्रभावित किया था, तो यह प्रभावित किया था न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 65 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। तो यह स्थापित की थी मुंबई में। कहाँ पे, बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है शासन की संघीय प्रणाली जो है स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना करी गई थी गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 68 नंबर में कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 कि भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था कब। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में जो है भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था, याद रखिएगा। और भारत में 24% से अधिक वन क्षेत्रफल वर्तमान में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के द्वारा जो है सौर ऊर्जा प्राप्त, पृथ्वी जो है विकिरण के द्वारा जो है सौर ऊर्जा प्राप्त करती है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 71, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, निम्न दाब के कारण जो है चक्रवात आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान असम में है, यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, भाखरा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सही आंसर है सतलज नदी पर। भाखरा नागल बांध किस नदी पर है? तो यह है सतलज नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, सन 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे, याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। उसके बाद जो है 1911 ईस्वी में इसको बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का जो राजकवि था वह था वान भट्ट। हर्ष का राजकवि कौन था? तो वान भट्ट था। नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है कि कितने यामयोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। 180 डिग्री यामयोत्तर के साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है कि यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किस में? भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किस में? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो यह निहित है संविधान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति 2 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाता है? तो निवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है किससे? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कृषि से। प्राथमिक क्षेत्र जो है किससे संबंधित है? वह कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 70%। बिहार के 70% भौगोलिक क्षेत्र जो है वह बाढ़ उन्मुख है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर में कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई का जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद और बात की जाए अगर इसके मुख्यालय की, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? मुंबई में है, याद रखिएगा। मुंबई में जो है आरबीआई का मुख्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ समझौता हुआ था, और लखनऊ समझौता द्वारा जो है गरम दल और नरम दल दोनों में एकता स्थापित हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 से, प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है कहाँ पे? तो प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर जो है वह राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वह फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 88 की पुस्तक वॉर एंड वुमन किसने लिखा है? वॉर एंड वुमन किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर M.A. हसन। डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा जो है पुस्तक वॉर एंड वुमन लिखा गया है। अगला देखेंगे कि भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया था? त्रिसाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ पे किया था? तो यह आयोजन किया गया था उत्तरी बंगाल में। कहाँ पे? उत्तरी बंगाल में जो है किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा दोहा में। दोहा में जो है यह आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया हुआ है कि विश्व स्तरीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1974 से लेकर 78 थी। क्या थी? 1974 से लेकर 78। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है विश्व स्तरीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश
बंदरगाह विहीन देश है? ऑप्शन में जो दिया हुआ है उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान जो है बंदरगाह विहीन देश है, याद रखिएगा, यानी कि लैंड लॉक्ड देश है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में है कि राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका थी? राजमाता कर्णवती जो है वह कहाँ की शासिका थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़ की। चित्तौड़ की शासिका थी राजमाता कर्णवती। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है किसे? सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को जो है अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से ही 1885 ईस्वी में मुंबई के संस्कृत गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई थी, याद रखिएगा 1885 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया है क्या? मतलब कितने से कितने? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1885 से लेके 1905। प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण जो है वह माना गया है 1885 से लेके 1905 ईस्वी तक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा गया है किसे? लोक लेखा समिति का जो जुड़वा बहन है वह किसे कहा गया है? तो वह कहा गया है प्राक्कलन समिति को, याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति को ही लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा गया है। और प्राक्कलन समिति में जो है लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर की अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 3 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में जो पाई जाती है जलवायु वह है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु जो है बिहार में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 कि भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए। अब आइए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 27 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्थलीय गोलार्ध कहते हैं किसको? स्थलीय गोलार्ध कहते हैं किसको? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में उत्तरी गोलार्ध को। उत्तरी गोलार्ध को ही स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो अभी हम लोग मॉडल सेट लगा रहे हैं, जिसमें कि टोटल 30 मॉडल सेट दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम 1 बुक है ये। आज जो है हम लोग इसका कवर किए 27 यानी कि 27वां टेस्ट सीरीज। इससे पहले हम लोग 26 टेस्ट सीरीज जो है वह पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।